दोस्तों, आज आप सुनेंगे मदारी का अगला भाग। अब मान भी जाओ दिव्या, अब मान भी जाओ मेरी बात। देवांश कहता चला जा रहा था। छोड़ो बीमा कंपनी से मिलने वाली रकम का लालच और ठकरियाल का फेर। आखिर वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। सीधे सीधे राजदान के हत्यारे साबित होने वाले हैं हम। इससे बेहतर है वो जुर्म कबूल कर लें जो किया है। अखिलेश के पास चलो। वो हमें बता ही गया है कि सेंतूर होटल के स्वीट नंबर 612 में ठहरा है। उसके पास नहीं तो सीधे एसएसपी के पास चलो। राणा को ही सब कुछ बता दो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो देव? सचमुच अब हमें कुछ भी स्वीकार करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ और फायदा हो या ना हो, मगर एक फायदा जरूर है। भले ही हम जेल में रहें, मगर सुकून से रहेंगे। मतलब? तुम गौर से देखो। जब से वो मरा है तब से क्या चैन की एक भी सांस ले सके हैं हम? देवांश उसे कन्विंस करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इधर उसने आत्महत्या की, उधर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया जाने लगा। हमारी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। भाग दौड़ मचाई। पता लगा वो ठकरियाल था। तब से शुरू होकर यहां तक पहुंच चुके सिलसिले पर गौर तो करो तुम। आज तीसरी रात है। न सोना मिला है न खाना। एक क्षण भी तो ऐसा नहीं आया जिसे अपना कहा जा सके। कानून की शरण में जाकर कम से कम चैन से मरना तो मिल जाएगा हमें। मैं जेल से नहीं डरती देव, उस मंजर से डरती हूँ जब लोगों को मेरे और तुम्हारे बारे में पता लगेगा। और हमने ऐसा किया तो ठकरियाल कह चुका है कि वो ये बात सबको बता देगा। मैं कहता हूँ बता दे। ये स्थिति भी हमारी आज की स्थिति से बेहतर होगी। नहीं देव, मैं लोगों को अपने ऊपर थूकते नहीं देख सकती। वो मरने भी तो नहीं दे रहा वो हमें। दांत किटकिटा कर देवांश कहता चला गया। अच्छे भले हम उसी वक्त अपना जुर्म कबूल कर रहे थे। वो साला ठकरियाल पाला बदल बैठा और तुम उसके चक्कर में आ गई। और प्लीज प्लीज देव, धीरे बोलो। वो ठकरियाल आता होगा, उसने सुन लिया तो? तुम डरती होगी उस कमीने से, मैं नहीं डरता। बड़ा समझदार बनाता था खुद को, पुराना खिलाड़ी बताता था इस किस्म के खेलों का। उसने हर बार दावा किया कि अब वो राजदान की सारी साजिश को समझ गया, मगर अगले ही पल हर बार मुंह की खाई। अरे उससे बेहतर तो मेरी ही समझ में आ रहा है राजदान का जाल। कोई ज्यादा दिमाग भिड़ाने की जरूरत भी नहीं। खुद उसी के अंतिम शब्दों पर गौर करो तो सब कुछ क्लियर है। वो न तो हमारी मौत चाहता है और न वो जिंदगी जिसे हम जी सकें। देखो देखो तुम, वही हालत बना दी है उसने हमारी। उसके पास मेरा फोटो है। वो चाहे तो उसे रिलीज करके एक सेकंड में हमें जेल पहुंचा दे। वो एकमात्र फोटो ये साबित करने के लिए काफी होगा कि बबलू को हमने फंसाया है। मगर वो उसे रिलीज नहीं करता, उल्टा बबलू से जुर्म कबूल कराता है। उसे जेल से फरार करा लेता है। किचन लॉन और बाथरूम में हमें डराने की कोशिश करता है। अखिलेश को भेज देता है। उसके लेटर में हमारे नाम साफ साफ लिख सकता था, मगर नहीं लिखता। क्यों? जवाब साफ है दिव्या। वो एक ही झटके में खेल खत्म नहीं कर देना चाहता। वो हमें आतंक के साए में जीने पर मजबूर करना चाहता है। अखिलेश की नंगी तलवार बनाकर हमारी गर्दन पर टांग देता है, मगर गर्दन पर गिरने नहीं देता उसे। यही सब तो कहा था उसने, ये कि न वो हमें मरने देगा और न ही जीने देगा। उसके इस चक्रव्यूह से निकलने का एक और सिर्फ एक ही रास्ता है, वही जिसका फैसला हम तब कर चुके थे जब ठकरियाल को बाथरूम में समझ रहे थे। दिव्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कॉल बेल बज उठी। दोनों को झटका सा लगा। दिव्या के मुंह से निकला, ठकरियाल आ गया। आने दो, अब मैं उसके किसी फेर में नहीं पड़ूंगा, करके ही रहूंगा फैसला। नहीं देव, उससे ही बात मत कहना। वो पहले ही चेतावनी दे चुका है कि मुझे किसी चेतावनी की परवाह नहीं है। और फिर वो हालात दूसरे थे। जब से अखिलेश आया है तब से तो खुद उसी की फूंक सरकी हुई है। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग चले गए थे तब देखा नहीं था उसे? शमशान में अखिलेश ने जो किया और कहा, उसे बताते वक्त खुद उसी की सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसकी हर बात का मतलब एक ही था, ये कि अखिलेश बहुत जल्द हमें राजदान का हत्यारा साबित करने वाला है। कॉल बेल एक बार फिर बजी। धीरे बोलो देव, वो बाहर ही खड़ा है। इस बार देवांश बगैर कुछ कहे विला के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। इस वक्त वो लंबी चौड़ी लॉबी में थे।
केवल एक बल्ब ऑन था। सभी पर्दे खिड़कियों पर खिंचे हुए थे ताकि बाहर से पता न लग सके कि अंदर की लाइटें ऑन हैं। देवांश ने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया और यूं खड़ा रह गया अपने स्थान पर, जैसे पत्थर की मूर्ति में बदल गया हो, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि उसकी आंखें आखिर देख क्या रही हैं। वैसी हालत हो गई थी जैसे अचानक किसी मोड़ पर मुड़ते ही खुद को बब्बर शेर के सामने पाकर हिरन की हो जाती है। न हिल सका, न डुल सका, पलकें तक न झपक सकी। पल भर में आंखें मानो कांच की बेजान गोलियों में बदल गई थीं। वो हिप्नोटाइज हो गया था। क्या हुआ देव? दिव्या ने पूछा। तब कहीं जाकर देवांश के हलक से चीख निकली और वो झटके से दरवाजे से सीधा लॉबी के फर्श पर आ गिरा। उसी क्षण दिव्या के हलक से भी चीख निकली। दरअसल उसकी नज़र भी दरवाजे पर खड़े उस शख्स पर पड़ चुकी थी। चीखने के साथ ही घबराकर दिव्या ने गैलरी की तरफ भागना चाहा। खबरदार! लॉबी में राजदान की गुर्राहट गूंजी। एक कदम भी बढ़ाया तो ढेर कर दूंगा। दिव्या जहां की तहां जाम हो गई, जैसे वो लोहे में और फर्श चुंबक में बदल गया हो। हाथ में रिवॉल्वर लिए वो लॉबी में दाखिल हुआ। वो जो वही था जो सत्य प्रकाश, सुजाता और स्वीटी से मिला था। देवांश उसकी तरफ यूं देख रहा था जैसे लोग मिस्र के पिरामिडों को देखते हैं। फटी फटी आंखों से उसे देखता वो धीरे से खड़ा हो गया। दिव्या की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। पीले चेहरे के साथ वो जूड़ी के मरीज की तरह कांप रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद दोनों में से किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। कुछ और आगे बढ़ते राजदान ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, मैंने ढेर कर देने के लिए कहा और तुम जाम हो गई? यानी तुम मरना नहीं चाहती? अब भी मरना नहीं चाहती तुम? ठीक भी है। इंसान भले ही चाहे जिन हालातों में हो, भले ही जिंदगी से इतना आजिज आ चुका हो कि भगवान से बार बार मौत मांग रहा हो, लेकिन मौत जब झपटती है, मौत को जब आदमी अपनी तरफ लपकते देखता है, तो छटपटाता ही है उससे बचने के लिए। बहुत ही कष्टप्रद काम है मरना। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। न होता तो इस वक्त तुम्हारे सामने न खड़ा होता। मरने की कितनी ख्वाहिश थी मेरी, कितनी शिद्दत से चाहता था अपनी मौत, लेकिन जब वक्त आया तो पलायन कर गया। नहीं जुटा सका खुद में मरने का साहस। मुझसे ज्यादा जिगर वाला तो वही निकला जो अपनी बेटियों की खातिर हंसते हंसते तुम्हारी आंखों के सामने मर गया। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, खुद को काफी हद तक संभाल चुके देवांश ने कहा। डराने की कोशिश कर रहे हो हमें, मगर मगर हम तुम्हारे इस फेस मास्क से डरने वाले नहीं हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि तुम वो नहीं हो सकते। राजदान के होठों पर मौजूद मुस्कान कुछ और गहरी, कुछ और जहरीली हो गई। आओ, नजदीक आओ मेरे, और चेक करो। मेरे चेहरे पर मास्क है तो उतार फेंको उसे। देवांश ने उसे गौर से देखा। वो वही नजर आ रहा था, हड्डियों का पंजर, जैसे कंकाल पर असंख्य झुर्रियों वाली खाल चढ़ा दी गई हो। गिलगिली खाल, आंखें गड्ढों में धंसकर कांच की गोलियों की तरह गोल नजर आने लगी थीं। काले धब्बे पड़ गए थे उनके चारों तरफ। जिस्म पर वही गाउन था, वही जिस पर स्केल की चौड़ाई जितनी काली सफेद लंबी लंबी धारियां थीं। उसका पसंदीदा गाउन, वही जिसे पहनकर वो मरा था। कमजोर हाथ में एक रिवॉल्वर था, वैसा ही रिवॉल्वर जैसे से उसने आत्महत्या की थी। साइलेंसर भी लगा हुआ था उस पर। हाथ भले ही कांप रहे हों उसके, मगर नाल पर चढ़े साइलेंसर का भार सा मुंह बराबर उन्हीं को घूर रहा था। देवांश तो देवांश, भला कौन हो सकता था इतना दिलेर जो रिवॉल्वर की मौजूदगी में उसकी तरफ बढ़ सकता। हिम्मत करके देवांश ने कहा, तुम्हारा फेस चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम लाश का फेस चेक कर चुके हैं, हम भी और ठकरियाल भी। प्लास्टिक का कोई रेशा नहीं था उस पर। राजदान की मुस्कान उस बुजुर्ग की तरह मुस्कान में बदल गई जो बच्चे की बचकानी बात पर मुस्कुराया हो। यूं तो तुम दो ही मूर्ख काफी थे, तीसरा ठकरियाल आ मिला तुमसे, वो जिसे अपने बारे में इस दुनिया का सबसे चालाक शख्स होने का वहम था। वो इतना तक नहीं सोच सका। मैं जानता था बबलू के बयान के बाद वो लाश के चेहरे से
प्लास्टिक के रेशे ढूंढने की कोशिश करेगा। लाश उस वक्त मोर्चरी में थी। तुम तक पहुंचने से पहले भला मेरे लिए उन रेशों को चुन चुनकर अलग कर देना क्या मुश्किल था? अवाक रह गया देवांश। उससे कुछ बोलते न बन पड़ा। ये हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है देवांश। बुरी तरह डरी हुई दिव्या देख राजदान की तरफ रही थी और कह देवांश से रही थी, उतनी जान ही कहाँ थी उसमें जो उतने ऊंचे पत्थर पर चढ़कर झरने से नीचे नहा सकता। बाथरूम की खिड़की से कूदकर तुमसे तेज। ठहाका लगाकर राजदान हंस उठा और दिव्या का वाक्य अधूरा ही रह गया। उसकी हंसी ऐसी थी जो दिव्या और देवांश के जिस्मों में झुरझुरी बनकर दौड़ गई और फिर हंसते ही हंसते खांसी उठी राजदान को। एक बार उठी तो फिर उठती ही चली गई। उठी उसी तरह जैसे 29 तारीख को रात से पहले उठा करती थी। 29 तारीख की रात, उस रात खांसी क्यों नहीं उठी थी उसे? ये सवाल दिव्या और देवांश के दिमाग में एक साथ कौंधा। उन्हें अच्छी तरह याद है, वो विस्की पी रहा था, सिगार पी रहा था, कमरा भरा पड़ा था सिगार के धुएं से। इसके बावजूद उसे एक बार भी खांसी नहीं उठी थी। क्यों? क्या सचमुच वो राजदान नहीं था? क्या ये है राजदान? ये जो इस वक्त भरपूर कोशिश के बावजूद अपनी खांसी को रोक नहीं पा रहा। खांसते खांसते दोहरा हुआ जा रहा था वो। रिवॉल्वर वाला हाथ भी जहां का तहां था। देवांश के दिमाग में ख्याल आया कि ये मौका ठीक है। हो चाहे जो हो, राजदान या कोई और, इस वक्त उसे आसानी से दबोचा जा सकता है। और जंप लगा ही दी उसने। परंतु लड़खड़ाता सा राजदान ठीक उसी क्षण अपने स्थान से हट गया था और देवांश फर्श पर जा गिरा। दोबारा उठकर झपटने की कोशिश कर ही रहा था कि संभलने की कोशिश में लड़खड़ाते राजदान ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उसकी तरफ तानते हुए खांसी के बीच कहा, खबरदार खबरदार छोटे, मुझसे वो करने पर मजबूर मत कर जो मैं आज भी नहीं करना चाहता। देवांश को ठिठक कर रुक जाना पड़ा। सचमुच अब राजदान पर झपटने का मौका नहीं रहा था। वो खुद को संभाल चुका था और खांसी भी रुक चुकी थी। कोई शक नहीं इसमें कि इस वक्त वो उन्हें राजदान ही लगा था, वो जिसने नियंत्रित होते ही कहा, पत्थर पर चढ़कर झरने के नीचे नहाने और बाथरूम की खिड़की से कूदकर भागने वाला मैं नहीं था। फिर वो कौन था? भट्टाचार्य। भट्टाचार्य? दोनों के हलक से चीख सी निकल गई। हाँ, राजदान की मुस्कान में फिर से जहर आ घुला। वही भट्टाचार्य जिसे तुम्हारे ठकरियाल ने पोंगा पंडित समझकर इन्वेस्टिगेशन के टाइम इसीलिए बुलाया था ताकि रणवीर राणा से तुम्हारी तारीफ कर सके, उसे बता सके तुम दोनों मुझे एड्स से बचाने के लिए किस कदर मरे जा रहे थे, ताकि तुम किसी के भी शक के दायरे से कोसों दूर रहो। तुम्हारी सारी हरकतों से वाकिफ होने के बावजूद उसने वही कहा जो मैंने समझाया, और मैंने वही समझाया जो तुम चाहते थे। भला कैसे न करता मैं वैसा? मैंने तो हमेशा वही किया है जो तुमने चाहा। दोनों की जुबान तालू से चिपकी थी। राजदान कहता गया, भट्टाचार्य यार है मेरा। जैसे ही तुम्हारे काले चेहरों का पता लगा, सुबह होते ही मैंने सब कुछ बता दिया। ये भी कि तुम मुझे कोई दवा नहीं दे रहे थे, मगर ये सब पुलिस को न बताने की सख्ती से हिदायत दी। उसने कारण पूछा और तब मैंने उसे अपने प्लान में शामिल किया। वैसे भी उसके बगैर मेरा प्लान परवान नहीं चढ़ सकता था। मगर तुम्हारा प्लान आखिर था क्या? अब भी नहीं समझे? इसका मतलब पूरे गधे हो, अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हो तुम। अपने अपने स्थान पर खड़े दोनों थर थर कांपते रहे। मैं जिंदा हूं, सामने खड़ा हूं तुम्हारे, मगर अपनी हत्या के इल्जाम में तुम्हें फांसी करा दूंगा। यही सजा है तुम्हारी। कैसे कैसे हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास तुम्हारे हाथ के लिखे ऐसे अनेक लेटर हैं जिनमें तुमने खुद आत्महत्या। एक बार फिर ठहाका लगाकर राजदान ने देवांश के शब्दों का गला घोंट दिया। हंसता ही चला गया वो। दिल खोलकर हंसने के बाद बोला, कहाँ है वो लेटर? ये रहे। देवांश ने अपनी जेब से लेटर निकालकर उसे दिखाए। हंसते हुए राजदान ने कहा, इन्हें खोल कर तो देख छोटे, मेरे मुन्ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू किसी भ्रम में जी रहा हो?
क्या मतलब? देवांश हड़बड़ा गया। खोल खोल तो सही। बौखलाए हुए देवांश ने उसकी तह खोली और देखता ही रह गया। आंखें ऐसे अंदाज में फैली की फैली रह गईं। दिव्या ने भी कागज को देखा। वो बिल्कुल कोरा था, राजदान के लेटर पैड का एक कोरा कागज। हे भगवान! दिव्या के हलक से चीख से निकल गई। ये अक्षर कहाँ गए? गायब हो गए। राजदान ने उसकी अवस्था का पूरा मजा लिया। बंगाल के काले जादू से। बौखलाए हुए देवांश ने दूसरे लेटर की तह खोली। वो भी खाली था। कोई फायदा नहीं छोटे, कोई फायदा नहीं। जिस लेटर को ठकरियाल संभाले घूम रहा है उसका भी ये हाल हो चुका होगा। लेटर्स का ही क्यों, ऑडियो कैसेट्स भी साफ हो चुकी होंगी। और ये सब कोई जादू नहीं है। बाजार में खुलेआम ऐसी इंक भी मिलती है और कैसेट्स भी, जो एक टाइम के बाद साफ हो जाती हैं, और वो टाइम गुजर चुका है। दिव्या और देवांश को काटो तो खून नहीं। अब तुम्हारे या ठकरियाल के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मेरे अंत को तुम आत्महत्या साबित कर सको। खुद तुम ही ने तो रंग दिया था आत्महत्या को हत्या का। अब भुगतो, तुम्हें ऐसे जुर्म की सजा मिलेगी जो तुमने किया ही नहीं और जो असल में हुआ ही नहीं। रामूताल सारी दुनिया को बताएगा कि तुम जिंदा हो। वो साला ठकरियाल का चमचा, कौन विश्वास करेगा उसकी बकवास पर। कानून तो बहुत दूर की चीज है। आम आदमी तक यही सोचेगा ठकरियाल को बचाने के लिए उसके कहने पर बकवास कर रहा है वो। देवांश और दिव्या हतप्रभ रह गए। जाहिर था कि राजदान पहले ही सब कुछ सोच चुका था। बचाव का जब कोई रास्ता नजर नहीं आया देवांश को, तो वो कह उठा, भैया भैया मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था और भटकाने वाली थी विचित्रा। जिस उम्र में उसने मुझे अपने जिस्म का स्वाद चखाया, आप समझ सकते हैं, उस उम्र में कोई भी भटक सकता था। उसके बाद दिव्या ने तो खुद को मेरी गोद में गिरा दिया। मैं क्या करता भैया? जवानी के जोश में एक बार भटका तो फिर भटकता ही चला गया, यहाँ तक कि आपके मर्डर तक का प्लान बना बैठा। मगर आपने हमेशा मुझे माफ़ किया है। एक बार, सिर्फ एक बार और माफ़ कर दो, आखिरी बार। मैंने चाहे जितना नीच काम किया हो, मगर आप तो देवता हैं। राजदान के होंठ फड़फड़ाए जैसे भावुक हो रहा हो, मगर अगले ही पल उन्हें सख्ती से खींच लिया उसने। बहुत खूब छोटे, बहुत खूब। बच निकलने के लिए जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अच्छा पैंतरा बदल रहा है तू। देवांश ने उसके फड़फड़ाते होठों को देख लिया था। उम्मीद की बहुत ही जबरदस्त किरण नजर आई थी उसे। लगा था वो अब भी उस शख्स को अपने प्रति भावुक कर सकता है जिसने सचमुच उसे सारे जीवन बेइंतहा प्यार किया था, जिसके जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसे प्यार करना ही था। एक झटके से दोनों घुटने टेक कर फर्श पर बैठ गया देवांश। हाथ जोड़कर दीनहीन स्वर में बोला, नहीं भैया, कोई पैंतरा नहीं है। बहुत पैंतरे चल चुका, अब थक गया हूं मैं। अगर माफ नहीं कर सकते तो आपके हाथ में रिवॉल्वर है, यहीं इसी वक्त शूट कर दीजिए मुझे। मगर वो जिल्लत भरी मौत मत दीजिए जो आपने मेरे लिए सोची है। लोग ये जाने कि अपनी भाभी से मेरे नाजायज ताल्लुकात थे, 5 करोड़ के लालच में आपका मर्डर किया। नहीं नहीं, ये सब सहन नहीं होगा मुझसे। इससे बेहतर है आप यहीं खत्म कर दीजिए मुझे। राजदान उसकी तरफ देखता रह गया, कुछ इस तरह जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि वो एक्टिंग कर रहा है या सचमुच पश्चाताप हो रहा है। खुद दिव्या भी नहीं समझ पा रही थी देवांश के इस पैंतरे को। ये पैंतरा था या देवांश वाकई पूरी तरीके से टूट चुका था। उधर एकाएक राजदान के जबड़े कस गए। गुर्राया, ठीक है, अगर सचमुच तुझे अपने किए पर पछतावा है तो मैं तुझे माफ कर सकता हूं, मगर वो माफी केवल इतनी ही होगी कि तुझे जिल्लत से बचा लूंगा। मरना तो होगा ही तुझे, उस तरह नहीं तो मेरे हाथों। रूह कांप गई देवांश की, मगर अगले ही पल दिमाग में ख्याल कौंधा, अगर ये राजदान है तो किसी भी कीमत पर मुझ पर गोली नहीं चला सकता, और अगर क्लोन है तब बचने का रास्ता ही कहाँ है। वो कहे या ना कहे, जब चाहे उसे वो गोली मार ही सकता है। सो नाटक जारी रखना ही मुनासिब लगा। आंखों में आंसू भरे कह उठा, खुशी से भैया, खुशी से टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे।
जीने के काबिल रहा भी कहाँ हूँ। ठीक है कहा आपने, आप मुझे जिल्लत से बचाएंगे, ये भी माफ़ी ही होगी आपकी तरफ से। ओके। राजदान के जबड़े कस गए। तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ भैया। कहने के साथ ही देवांश की आंखों से आंसू ढुलक गए। राजदान की उंगली का दबाव ट्रैगर पर बढ़ गया। देवांश ने आंखें बंद कर ली। वो सचमुच मरने के लिए तैयार नजर आ रहा था। उस सीन को देखकर दिव्या थर थर कांप रही थी। ट्रिगर पर दबाव बढ़ाता राजदान एकाएक भावुक सा नजर आने लगा। उसे पूरी तरह दबाने से पहले ही वो दिव्या की तरफ पलटकर चीख पड़ा, देख देख कमीनी, भाई आखिर भाई होता है, खून का रिश्ता आखिर खून का रिश्ता होता है। किसी भी स्टेज पर पहुंचकर सही, माफी तो मांग ली इसने, मेरे हाथ से मरने को तैयार है। देवांश ने चौंक कर आंखें खोली। दिव्या के होश उड़े हुए थे। दांतों पर दांत जमाए राजदान कह रहा था, ठीक ही कहा छोटे ने, तो जैसी हुस्न की परी अगर इस जैसे जवान लड़की की गोद में आ गिरे तो कैसे रोकेगा खुद को। मुझे एड्स क्या हुआ, कुछ दिन तेरी जिस्मानी भूख क्या शांत नहीं कर पाया, तू इस कदर सुलग उठी, इस कदर कि मेरे छोटे भाई के साथ ही तूने संबंध बना लिए, इस कदर दीवाना बना लिया इसे कि मेरे मर्डर की बातें तक सोचने लगा। बहुत कुछ कहने की इच्छा के बावजूद दिव्या मुंह से एक लफ्ज न निकाल सकी। याद कर विचित्रा को, राजदान कह रहा था। उसका नशा भी एक बार खुद मुझ पर इस कदर चढ़ा था कि मैं छोटे को बेदखल करने के लिए तैयार हो गया था। वो घटना बताती है, औरत का नशा कमबख्त होता ही इतना घातक है कि आदमी नीच से नीच हरकत कर बैठता है। अपने यौवन की मदिरा पिला पिला कर तूने इसे मेरे मर्डर के लिए उकसा लिया, और मेरी मौत के बाद ये तभी से लगातार सब कुछ कबूल करने के लिए फड़फड़ा रहा है जब तुम्हारी नज़रों में ठकरियाल बाथरूम में था। मेरे यहाँ आने से पहले भी ये तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर तू क्यों मानने लगी। असली घुटी हुई है तू तो, तूने ही बहकाया है मेरे छोटे को। अब दिव्या भी खुद को नियंत्रित नहीं रख सकी, चीख पड़ी, वाह वाह राजदान, अपने भाई में कभी कोई दोष नजर नहीं आता तुझे? या तो विचित्रा में नजर आया था या मुझ में नजर आ रहा है। ड्रेसिंग में छुपकर अपने नंगे बदन को देखने के लिए मैंने नहीं बुलाया था इसे। मैंने इससे नहीं कहा था कि मैं रात को इतने बजे झरने पर नहाऊंगी और तू मुझे देखने आना। तुमने ठीक कहा राजदान, खून आखिर खून होता है। इतने सब के बावजूद तुम इसे माफ करने को तैयार हो और सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो, क्योंकि मैं, हाँ हाँ हाँ, दोष तेरा ही है। अरे ये अगर बह गया तो तुझे संभालना चाहिए था। तू बड़ी है, समझाना चाहिए था, मगर तू कहाँ करती ये सब, कैसे करती। तू तो खुद ही दहकती हुई भट्टी बनी हुई थी। और अब तुझे तो अब भी इतनी गैरत नहीं आई कि अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करे। भाभी, एकाएक देवांश दिव्या से कह उठा, माफी मांग लो भैया से। भैया का दिल इतना बड़ा है कि, नहीं नहीं छोटे, इतना बड़ा भी नहीं है मेरा दिल कि इस कलंकिनी को माफ कर सके। किसी भी मामले में विचित्रा से छोटी वैश्या नहीं है ये। भैया, लो। राजदान ने रिवॉल्वर देवांश की तरफ बढ़ा दिया। खत्म कर दे इसे। मैं? देवांश की जान मानो हलक में अटक गई। अगर माफी चाहता है तो इसका खात्मा जरूरी है, क्योंकि ये जिंदा रही तो दुनिया से तेरे और अपने संबंधों का बखान जरूर करेगी। वैसा हुआ तो तू भी जेल की चार दीवारी में होगा या इसके साथ फांसी के फंदे पर झूल जाएगा। लेकिन मैं, भैया मैं, क्यों? एक बार फिर राजदान के होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। इस पर गोली चलाते वक्त हाथ कांप जाएंगे तेरे। देवांश ने झपट कर उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लिया। राजदान की मुस्कान में ज्वाला नजर आने लगी। आंखें फाड़े दिव्या कभी देवांश को देख रही थी और कभी राजदान को। देवांश के हाथ में दबा रिवॉल्वर इस वक्त उसी की तरफ तना हुआ था। चेहरे पर दृढ़ता के भाव, जबड़े कसे हुए और उंगली ट्रिगर पर थी। देव, क्या तुम मुझे सचमुच मार डालोगे? राजदान की गोल आंखों में अजीब सी चमक नजर आने लगी। देव, कोशिश करो समझने की, कुछ माफ वाफ नहीं करने वाला ये तुम्हें, ये गेम खेल रहा है।
मुझे तुम्हारे हाथों से मरवाने का गेम खेल रहा है ये। जरा उसकी आंखों में मौजूद चमक को देखो। ये साबित करना चाहता है कि हमारा रिश्ता कितना कच्चा था। मेरी हत्या के इल्जाम में ये तुम्हें। उसी क्षण माहौल गोली चलने की जोरदार आवाज से कांप उठा। दिव्या के हलक से चीख निकली। उसे लगा वो मर रही है, मगर नहीं। गोली देवांश के हाथ में दबे रिवॉल्वर से नहीं चली थी। वो रिवॉल्वर तो गोली चलने के साथ ही उसके हाथ से निकलकर फर्श पर जा गिरा और फिसलता हुआ डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर रुका। गोली दरवाजे से चली थी। चलाने वाला था ठकरियाल। निशाना था देवांश के हाथ में दबा रिवॉल्वर। तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठकरियाल के रिवॉल्वर से एक और गोली चली। राजदान की छाती पर लगी वो, परंतु बाल तक बांका नहीं हुआ उसका। उल्टा बिजली की गति से वो इस तरह हवा में उड़ता नजर आया जैसे उड़ने वाले सांप ने जंप लगाई हो। उसकी फ्लाइंग किक सीधी ठकरियाल के चेहरे पर पड़ी थी। ठकरियाल कहीं और उसका रिवॉल्वर कहीं। राजदान ने दरवाजे से बाहर की तरफ जंप लगा दी थी। ठकरियाल फुर्ती से उठकर उस पर झपटा। दरवाजे के नजदीक दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। उससे भिड़ा ठकरियाल चिल्लाया, मेरी हेल्प करो देवांश, ये राजदान नहीं है। देवांश मानो सोते से जागा, दरवाजे की तरफ झपटा, मगर तभी राजदान ने ठकरियाल को उसकी तरफ उछाल दिया था। ठकरियाल का जिस्म देवांश से आकर टकराया। वो दोनों एक दूसरे से उलझे फर्श पर गिरे। राजदान दरवाजे के पार। दिव्या उसी अवस्था में अपने स्थान पर खड़ी कांप रही थी। उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि गोली चलने के बावजूद वो जीवित है। ठकरियाल और देवांश ने संभलने के बाद एक साथ बाहर जंप लगाई। वहां दूर दूर तक अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। तभी भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है ऊपर? आवाज आफताब की थी। हम आफताब हैं, देवांश ने कहा। हमलावर भागने की कोशिश कर रहा है, ठकरियाल चिल्लाया। लॉन की सभी लाइटें ऑन कर दो, जल्दी। आफताब ने ऐसा ही किया, लेकिन काफी भागदौड़ के बावजूद राजदान किसी को नजर नहीं आया। मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा, कच्चा चबा जाऊंगी। दिव्या घायल शेरनी की तरह देवांश पर झपट पड़ी। कैसा प्यार करते हो तुम मुझसे? उसका इशारा हुआ और तुम मुझे ही मारने लगे। दिव्या दिव्या, बात तो सुनो मेरी। उससे बचने का लगभग असफल प्रयास करता देवांश चीखा। मैंने तुम्हें नहीं, उसे मारने का फैसला किया था। मगर दिव्या को होश कहाँ था। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसका बस चलता तो उसी क्षण देवांश को जान से मार देती। ये ड्रामा आफताब, दीनू काका, तीसरे नौकर और भागवंती के वहां से जाते ही शुरू हो गया था। उनकी मौजूदगी में जाने किस तरह खुद को रोके रखा था दिव्या ने। गोली की आवाज सुनकर वो सभी वहां आ गए थे। ठकरियाल ने समझा बुझाकर वापस सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया। विला का मुख्य द्वार बंद किया। दरवाजे का बंद होना था कि दिव्याश देवांश पर झपट पड़ी। ठकरियाल ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़कर अलग किया। वो अब भी चीख रही थी और चिल्ला रही थी। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही तुम? दिव्या की चीख चिल्लाहट के जवाब में देवांश को उससे ज्यादा और जोर से चीखना पड़ा। एक पल और ठकरियाल मुझ पर गोली नहीं चलाता तो राजदान की तरफ घूमने ही वाला था मेरा हाथ। बकवास कर रहे हो तुम। ठकरियाल के बंधनों में जकड़ी दिव्या चिल्लाई। झूठ बोल रहे हो। अगर ऐन वक्त पर ठकरियाल न पहुंच जाता तो तुम तो मुझे मार चुके होते, खुश कर चुके होते अपने भाई को। माफी की उम्मीद क्या बंधी कि तुम मुझे ही मारने पर तुल गए। दोनों बेवकूफ हो तुम, दोनों। ठकरियाल को उन दोनों से ज्यादा जोर से चिल्लाना पड़ा। वो राजदान था ही नहीं। कितना समझाया तुम्हें, कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था मैंने कि राजदान मर चुका है, वो उसका क्लोन है। इसके बावजूद तुम बेवकूफ बन गए। उसने कहा था कि मोर्चरी में उसने लाश के चेहरे से प्लास्टिक के सभी रेशे हटा दिए थे। उसने कहा और तुमने मान लिया। क्या राजदान मुझसे इस तरह फाइटिंग कर सकता था? क्या थी उसमें इतनी ताकत कि मुझे उठाकर तुम्हारे ऊपर फेंक देता, हम दोनों के बीच से ऐसे फरार हो जाता? वो चाहे जो था, मगर इसने उसे राजदान ही समझा था। मैं बस इतना जानती हूं कि खुद को बचाने के लिए ये मेरी जान लेने के लिए तैयार हो गया था। दिव्या, अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ये गलत है। मैं चाल चल रहा था। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? वो यहां आया ही तुम्हारे बीच में दरार डालने था।
जो मुझे साफ साफ नजर आ रही है। मेरे आ जाने की वजह से वो पूरी तरह कामयाब भले ही न हो सका हो, मगर आंशिक रूप से कामयाब जरूर हो गया। क्या मतलब? सबसे पहले ये रिवॉल्वर उठाओ। ठकरयाल ने डाइनिंग टेबल के नीचे पड़े रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया। देवांश ने आगे बढ़कर साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर उठा लिया। चैम्बर खोलो इसका। एक भी गोली नहीं है इसमें। देवांश ने चैम्बर खोला और वो सचमुच खाली था। अब सोचो, अगर तुम पलटकर उस पर गोली चलाते भी तो क्या होता? देवांश ने मूर्खों की तरह कहा। क्या होता? ठहाके लगा लगा कर हंसता वो तुम्हारी बेवकूफी पर। नहीं इंस्पेक्टर, ये उस पर नहीं, मुझ पर गोली चलाने वाला था। तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। तब भी क्या होता? मतलब मर तो जाती नहीं तुम, क्योंकि ये खाली था। फिर? वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें। उसका इरादा देवांश के हाथों तुम्हें खत्म करा देने का नहीं, बल्कि केवल ये सिद्ध करना था कि अपनी जान बचाने के लिए ये तुम्हें मार सकता है। वो ये इसलिए सिद्ध करना चाहता था ताकि तुम्हारे बीच में दरार पड़ जाए, जो कि मैं देख रहा हूं कि पड़ चुकी है। दिव्या अविश्वसनीय नजरों से ठकरयाल की तरफ देखती रह गई। हैरान देवांश ने पूछा, मगर तुमने ये अनुमान कैसे लगाया कि रिवॉल्वर खाली होगा? भरा हुआ होता तो इसे तुम्हारे हाथ में देने की बेवकूफी वो कभी नहीं करता। वो पहले ही कल्पना कर चुका होगा। तुम्हारे हाथ में पहुंचने के बाद इसका रुख खुद उसकी तरफ भी घूम सकता है। उस अवस्था में उसे पता लग जाता कि माफी मांगना तो तुम्हारा एक पैंतरा था। मगर उस पर तो तुम्हारी गोली का भी असर नहीं हुआ। इसका मतलब कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। इससे सिद्ध होता है कितनी पुख्ता तैयारियों के साथ आया था वो यहां। तुम्हारे हाथ में जो रिवॉल्वर दिया उसमें गोली नहीं, इसके बावजूद जिस्म पर बुलेट प्रूफ जैकेट, मतलब साफ है आने से पहले वो ये भी सोच चुका था कि तुम इसके अलावा किसी और रिवॉल्वर से भी उस पर गोली चला सकते हो। अपनी इस सतर्कता के कारण वो मेरी गोली से बच गया। दिव्या ने अब भी कहा। मैं नहीं मान सकती देवांश के रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ घूमने वाला था। तुम्हारे न मानने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है दिव्या, ठकरयाल ने उसे समझाने वाले लहजे में कहा, बल्कि समस्या बढ़ेगी। वही होगा जो वो चाहता है, तुम दोनों और अंत में हम तीनों के बीच वो अविश्वास की खाई खोदना चाहता है, ताकि आपस में लड़ झगड़ कर हम गर्त में जा गिरें। हमारी कोशिश उसकी चाल को नाकाम करने की होनी चाहिए, न कि कामयाब करने की। और यदि देवांश पर तुम इसी तरह शक करती रहीं तो कामयाब ही समझो उसे। देवांश की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दिव्या को चुप रह जाना पड़ा। इसके बावजूद जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। खासतौर पर यह अच्छा हुआ कि एंड टाइम पर मैं आ गया। कहते वक्त ठकरयाल के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। मेरे ख्याल से राजदान के क्लोन की ये ड्रामेबाजियां अब ज्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए। देवांश ने पहली बार ठकरयाल के होठों पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देखी। राम भाई, 13वीं निपटने दो, उसके बाद मुझे केवल 15 दिन चाहिए। अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे देवांश के लहजे में गिड़गिड़ाहट थी। 15 दिन के अंदर मैं ब्याज सहित तुम्हारा पैसा चुकता कर दूंगा। और हमारा? राम भाई शाह के नजदीक बैठे अधेड़ आयु के एक अन्य शख्स ने कहा। देवांश के सामने ये 2 ही नहीं, उनके अलावा 4 और व्यक्ति बैठे थे। देवांश ने उन 6 को देखा, चेहरे पर याचना के भाव लिए बोला, अब आप ही लोग सोचिए, भला इतने कम समय में सभी का चुकता पेमेंट कैसे कर सकता हूं मैं? ऐसा तो अगर भैया खुद होते तो शायद वो भी नहीं कर पाते, परंतु वादा करता हूं धीरे धीरे सभी के पेमेंट कर दूंगा। बहरहाल बिजनेस करना है, भागना तो है नहीं मुंबई से। एक दूसरे आदमी ने गुर्राकर पूछा, आखिर कब तक इंतजार करें हम? सबके पैसे देने में करीब 6 महीने तो लग ही जाएंगे। हम इतने दिन इंतजार नहीं कर सकते, चौथे ने कहा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मनचंदा साहब। गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते देवांश का बुरा हाल हो गया था। यूं अगर एक साथ बैंक के लेनदार भी इकट्ठे होकर अपना पैसा मांगने लगे तो शायद बैंक भी दिवालिया हो जाएं। बहरहाल बिजनेस से पैसा निकालूंगा तो तभी जब सीट पर जाकर बैठूंगा। देखा जाए तो ये लड़का ठीक ही कह रहा है, उसने कहा, जो उम्र में उन सब में बड़ा था। जितना पैसा हम सबका है उतना बिजनेस से निकालने में 6 महीने तो लग ही जाएंगे। लेकिन ये क्या बात हुई राम भाई, शाह का पैसा 15 दिन में निकल आए और हमारा 6 महीने फंसा रहे।
बात ठीक है मिस्टर चावला, राम भाई शाह ने कहा। आपस में झगड़ने की मैं कोई वजह नहीं समझता। सबको इसी धंधे में रहना है। मेरा पैसा इसने 13वीं के 15वें दिन देने के लिए कहा है। उस पैसे को हम लोग अपने कर्जे के अनुपात के हिसाब से 6 हिस्सों में बांट लेंगे। 6 महीने तक हर महीने मिलने वाला पैसा इसी तरह बटेगा। इस तरह 6 महीने में सबका पैसा एक साथ निकल आएगा, बशर्ते ये हर महीने किश्त देता रहे, एक छठे आदमी ने कहा। देवांश बोला, मैं हर महीने पैसे देने का वादा करता हूँ। ओके। उसके बाद वो छहो बार बार हर महीने पैसा देने की चेतावनी देते हुए विदा हो गए। देवांश को लगा कि सिर पर थप से लाकर पटक दिया गया एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बैठक कक्ष से सारा फर्नीचर हटाकर फर्श पर दरी चांदनी बिछा दी गई। उसी पर देवांश एक दीवार पर पीठ टिकाए बैठा था। अफसोस जाहिर करने वाले आ जा रहे थे। महापंडित के मुताबिक 13 दिन तक सबको अटेंड करना ही उसका काम था। उस वक्त वो माथा पकड़े अपने भन्ना रहे दिमाग को काबू करने का प्रयत्न कर रहा था जब उस दरवाजे पर दिव्या प्रकट हुई, जो बैठक को विला के अंदरूनी हिस्से से जोड़ता था। उसके जिस्म पर इस वक्त सफ़ेद सूती धोती थी, फुल बाजू वाला सफ़ेद ब्लाउज। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बाल खुले हुए। उसके अंदर आने की आहट पाकर देवांश ने आंखें खोल दी। नजरें मिली मगर बोला कोई कुछ नहीं। रात से अब तक देवांश के लाख बार कहने पर भी दिव्या इस बात का विश्वास नहीं कर सकी कि ऐन वक्त पर ठकरियाल न आ जाता तो वो रिवॉल्वर का रुख राजदान की तरफ घुमाने वाला था। केवल एक ही बात पर समझौता किया था दिव्या ने, वो ये कि कम से कम वर्तमान मुसीबत से निपटने तक वो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। क्या कह रहे थे? दिव्या ने उसके बाईं तरफ बैठते हुए पूछा। कह क्या रहे थे? भेजा चाट रहे थे मेरा। भन्नाया हुआ देवांश फट पड़ा। जी चाहता है सिर दीवारों से टकरा टकरा कर फोड़ दूं। साला एक मुसीबत में डाल गया हो तो कुछ कहूं भी। रात होती है तो रहस्यमय घटनाएं घेर लेती हैं। दिन निकलता है तो कर्जदारों ने आ घेरा। इनका कर्जा नहीं चुकाया तो गिद्धों की तरह गोश्त नोच नोच कर खा जाएंगे मेरा। किसी तरह 1 महीने के लिए टाला है, नहीं मालूम 13वीं से 15वें दिन क्या होगा। और एक तुम हो, तुम भी मुझ पर विश्वास करने को तैयार। वाक्य खुद अधूरा छोड़ दिया उसने। नजर दरवाजे पर जा अटकी थी। दिव्या की आंखों ने उसकी नजरों का पीछा किया। दरवाजे पर खड़े शख्स का हुलिया बड़ा अजीब था। जगह जगह से घिसी हुई एक जीन्स पहन रखी थी उसने। ढीली ढाली शर्ट दाएं कंधे से थोड़ी फटी हुई थी। बाएं जूते से पैर का अंगूठा झांक रहा था। बाल लंबे, रूखे और बिखरे हुए थे। चेहरा क्लीन शेव्ड, रंग गुलाबी, नाक नक्श तीखे, मगर ऐसा लगता था जैसे कई दिन से नहाया नहीं है। कुल मिलाकर वो बदसूरत नहीं बल्कि स्मार्ट और खूबसूरत ही था, परंतु लिबास आदि से फटीचर नजर आता था। देवांश ने सोचा होगा कोई राजदान का परिचित, इसीलिए कुछ बोला नहीं। आने वाले ने अपने फटे हुए जूते उतारे और उसके सामने आकर चांदनी पर बैठ गया। कैसे हो गया ये? उसने गमगीन स्वर में पूछा। देवांश ने रटा रटाया जवाब दिया। बस क्या बताएं, हमारी किस्मत खराब थी। ये भाभी जी हैं? पूछने के साथ उसने दिव्या की तरफ देखा और देखा तो देखता ही रह गया। यदि आप किसी लड़की या औरत की तरफ 3 सेकंड तक लगातार देखते रहें तो वो समझ जाती है कि आप उसमें खास दिलचस्पी ले रहे हैं। और उस अजनबी ने तो दिव्या के चेहरे से 5 सेकंड तक नजरें ही नहीं हटाईं। यदि तब भी देवांश ने ये न कहा होता कि मैंने आपको पहचाना नहीं, तो जाने कब तक वो एक टक उसे देखता रहता। देवांश की बात का जवाब देने के लिए उसने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मेरा नाम अवतार है। अवतार? दोनों एक साथ चौंक पड़े। उसने दोबारा अपनी आंखें दिव्या के चेहरे पर गढ़ाते हुए कहा, लगता है आप लोग मुझे जानते हैं। नाम सुना है, दिव्या ने कहा। राजदान के मुंह से सुना होगा। मैं उसके बचपन का दोस्त हूं। उसकी आंखें ब्राउन कलर की थीं, चमकदार। दिव्या को लगा वो आंखें उससे कुछ कहना चाहती हैं। उसकी आंखों में झांकता सा वो कहता चला गया, 5 दोस्त थे हम, मैं, राजदान, भट्टाचार्य, वकील चंद और अखिलेश। अब तक कहाँ थे आप? देवांश ने पूछा। कलकत्ता में था, अखबार में राजदान के मर्डर की खबर पढ़कर आया हूँ। देवांश ने राहत की सांस ली, वरना नाम सुनकर तो उसे यही लगा था कि एक और मुसीबत आ टपकी है। इसे भी राजदान ही ने बुलाया होगा, किसी खास काम पर नियुक्ति की होगी उसकी भी।
अखबार के मुताबिक 16 साल के लड़के ने किया है उसका कत्ल। वो कहता चला गया, चंद जेवरात की खातिर राजदान के पास अक्सर आता रहता था और कहीं पास ही में रहता है। 1 मिनट, मैं अभी आया, कहने के साथ देवांश अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाता हुआ खड़ा हो गया। अगले पल दरवाज़ा क्रॉस करके वो विला के भीतरी भाग में पहुंच गया था। अचानक उसकी चाल में थोड़ी तेजी आ गई। लगभग दौड़ता सा लॉबी में पहुंचा, फ़ोन पर झपट सा पड़ा। ठकरियाल से कांटेक्ट करने के बाद बोला, राजदान के बचपन का चौथा दोस्त भी आ टपका है। अवतार? ठकरियाल की आवाज़ उभरी। कहाँ है? बैठक में बैठा है। कहने के बाद देवांश सब कुछ बताता चला गया। देवांश के जाने के कुछ देर बाद तक बैठक में खामोशी छाई रही, मगर वो ऐसी खामोशी थी जिसमें बहुत सारी बातें हो रही थीं। दिव्या ने महसूस किया कि अवतार की आंखों में उसके लिए वही भाव है जो किसी औरत की चाहना पर मर्द की आंखों में उभरता है। इस एहसास ने दिव्या का दिल जोर जोर से धड़काना शुरू कर दिया। नजरें चुराने लगी वो। अवतार का यूं एक टक देखते रहना उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। एकाएक उसने कहा, आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का? दिव्या बौखला सी गई। कहाँ रहता है वो जिसका नाम शायद बबलू है? सड़क के सामने वाली 3 मंजिला बिल्डिंग के एक फ्लैट में। सुना है थाने से फरार हो गया, पूरा थाना सोता रह गया। कहाँ सुना आपने? पेपर में ही लिखा था। ओह हाँ, कमाल की बात है। 16 साल का होने के बावजूद ऐसा कर गया। काफ़ी शातिर किस्म का लड़का मालूम होता है। दिव्या ने कोई टिप्पणी नहीं की। पुनः अवतार ने ही कहा, उस बेवकूफ़ को तो ये भी पता नहीं होगा कि आप पर कितना बड़ा जुल्म कर बैठा है। मुझ पर? उम्र ही क्या है अभी आपकी? ये लिबास। कहते वक्त अपनी आंखों में बड़ा गहरा भाव भरकर उसने दिव्या की आंखों में झांका था। नहीं, ठीक नहीं किया उस लड़के ने। दिव्या ने नजरें झुका लीं। अवतार पुनः कुछ करने वाला था कि देवांश वापस आ गया और अपने स्थान पर बैठते हुए उसने पूछा, कलकत्ता में क्या करते हैं आप? मैनेजर था एक होटल में। था से क्या मतलब? होटल बंद हो गया। क्यों? उसमें रेड पड़ी। पता लगा मालिक लोग होटल की आड़ में कॉल गर्ल्स रैकेट चलाते थे। बहुत सी लड़कियां और ग्राहक पकड़े गए। सारे शहर में काफ़ी बदनामी हुई। होटल में रैकेट चलता था और आप उसके मैनेजर थे और आपको पता नहीं था? सब यही कहते हैं, इसीलिए तो तभी से बेरोजगार हूं। कोई काम देकर राजी नहीं है। आपकी बातों पर विश्वास आ भी नहीं सकता। भला होटल के मैनेजर को पता ना हो कि? हाजी काहे का मैनेजर था मैं, बस नाम के लिए था। असल में देखते तो सब मालिक लोग ही थे। वो तो जब रेड पड़ी और वेश्याएं पकड़ी गईं, तब मेरी समझ में आया उन्होंने मुझे मैनेजर नहीं बलि का बकरा बना रखा था। क्या मतलब? रेड के बाद मालिक लोग पल्ला झाड़कर एक तरफ खड़े हो गए और कहने लगे, उनके पास टाइम ही कहाँ है होटल के धंधे को देखने का। मैनेजर रखा हुआ था, इसी ने चला रखा होगा हमारे होटल में ये सब अड्डा। फिर क्या? बौखला गया मैं। होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने धप से गर्दन पकड़ ली। मैं खूब रोया, चीखा, चिल्लाया, सफाई दी, कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। मगर पुलिस वाले उसकी सुनते कहाँ हैं, जो उनकी जेब गरम करने की हैसियत नहीं रखता। जेब तो मालिक लोगों ने गरम की उनकी, बल्कि शायद पूरे के पूरे ही गरम कर दिए। तभी तो जब केस बना तो यही बना कि मालिक लोगों का कोई कसूर नहीं है। उन्हें तो कॉल गर्ल्स रैकेट की भनक तक नहीं थी। जो कर रहा था वो मैनेजर कर रहा था। इस आरोप पत्र के साथ उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। 14 दिन क्या, 14 घंटे भी पुलिस के लिए बहुत होते हैं। ऐसा हवाई जहाज बनाया पट्टों ने मेरा कि उस वक्त अगर वो ये कबूल करने को कहते कि तीनों गांधियों की हत्या मैंने की है, तो 100 बार कबूल कर लेता। यानी उन्हें दिए बयान के मुताबिक होटल में तुम ही कॉल गर्ल्स रैकेट चला रहे थे। मालिक लोगों को उस बारे में कुछ पता नहीं था। साइन करने पड़े इस बयान पर। मरता क्या न करता। उसके बाद जेल भेज दिया गया। 1 महीने बाद हाईकोर्ट में जमानत हुई। तब से नौकरी के लिए भटक रहा हूं। केस चल रहा है सो अलग। देवांश को लगा कि मालिकों वाली कहानी वो खुद को बेदाग साबित करने के लिए गढ़ रहा है। असलियत वही है जो चार्ज उस पर लगाया गया है, अर्थात वाकई में वो होटल में रैकेट चलाकर मालिकों को चूना लगा रहा होगा। देवांश को ऐसा लगने का कारण शायद उसकी हालत और हाव भाव थे,
लेकिन इस टॉपिक को यहीं ड्रॉप करके उसने पूछा, भैया के मर्डर की खबर आपने कब पढ़ी? परसों। और यहाँ के लिए रवाना हो गए? हाँ। क्यों? क्यों से क्या मतलब भाई? राजदान यार था अपना। उससे पहले तो यार की आपको याद नहीं आई? शायद तुम्हारे अपने बचपन का कोई यार नहीं है बरखुरदार जो ये बात कही। आदमी साला सब कुछ भूल सकता है, बचपन के यारों को नहीं भूल सकता। हाँ, हालात कभी कभी ऐसे ज़रूर बन जाते हैं कि चाहकर भी बंदा उनसे मिल नहीं पाता। अब हमारी ही टुकड़ी को लो, जबलपुर के एक ही मोहल्ले में रहते थे। बड़े होते होते तितर बितर हो गए। न मुझे राजदान, वकील चंद, भट्टाचार्य और अखिलेश को पता रहा कि वो कहाँ हैं, न ही शायद उन्हें मेरा पता था। मैं ये भी नहीं जानता कि वो एक दूसरे के टच में भी हैं या नहीं। हाँ, अखबार में वकील चंद का नाम ज़रूर पढ़ा था। लिखा था, जिस रात बबलू थाने से फरार हुआ उस रात मानवाधिकार आयोग से वहाँ वकील चंद नाम का एक वकील भी तैनात था। शायद तुम मुझे बता सकते हो, क्या वो वही राजदान के बचपन का दोस्त वाला वकील चंद था या कोई और था? वही है। गुड, यही सोचा था मैंने। एकाएक उसकी चमकदार आंखें जगमगा सी उठीं। यही कि शायद मेरी तरह बाकी तीनों में से भी किसी ने राजदान की मर्डर की खबर पढ़ी हो और शायद वो भी यहाँ पहुंचे हो। मन में यही उम्मीद लेकर आया था कि शायद किसी से मुलाकात हो जाए, मगर बात कुछ समझ में नहीं आई। वो एकदम बोलते बोलते थोड़ा अटक गया। वकील चंद अपनी मंडली का साथी है और थाने में था मानवाधिकार आयोग की तरफ से उसके हत्यारे के हितों की रक्षा के लिए। मानवाधिकार की तरफ से उसकी नियुक्ति का सीधा अर्थ है वो वहां इसलिए मौजूद था ताकि पुलिस बबलू के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न कर सके। अपने ही यार के हत्यारे के हितों की रक्षा क्यों कर रहा है वो? एक वकील के लिए उसका पेशा पहले, दोस्ती बाद में होती है। असलियत को पर्दे में रखे देवांश ने कहा, उसे मानवाधिकार की तरफ से सौंपी गई ड्यूटी तो निभानी ही थी। बात तो ठीक है, अवतार बड़बड़ाया। ड्यूटी इज ड्यूटी। देवांश चुप ही रहा। और कोई आया? एकाएक उसने पूछा। और किसी से मतलब? भट्टाचार्य या अखिलेश? ठकरयाल की तरफ से अभी उसके इस सवाल का जवाब देने की परमिशन नहीं थी, इसलिए बात को घुमाते हुए देवांश ने पूछा, यानी तुम अपने दोस्तों से पूरी तरह कटे हुए थे? क्या तुम्हें मेरे इतने सवालों के बाद भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला? मैंने सोचा था मुमकिन है वे छोड़ने के बाद कभी कहीं किसी से मिले हो। नहीं, पता नहीं कौन कहाँ है। ओह, वकील चंद से मिलना है मुझे। क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? मैं मिला सकता हूँ तुम्हें उससे। एकाएक बैठक में ठकरयाल की आवाज़ गूंजी। तीनों ने एक साथ पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और अवतार के चेहरे पर नजर पड़ते ही चौंक सा पड़ा ठकरयाल। दिमाग में कुछ फ्लैश सा हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ याद आने वाला है। इधर पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस में सजे अदरक की गांठ जैसे जिस्म को देखकर एक पल के लिए अवतार भी सकपका सा गया, परंतु अगले ही पल बहुत फुर्ती से संभाला उसने खुद को। सवाल किया, आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर ठकरयाल कहते हैं मुझे। वो जूतों समेत बैठक में घुस आया। राजदान मर्डर का अधिकारी। ओह हाँ हाँ, पेपर में आपका नाम भी पढ़ा था मैंने। राजदान के हत्यारे को रणवीर राणा और आपने ही पकड़ा है। ठकरयाल का जहन बार बार चीख चीख कर उसे कह रहा था कि अवतार नाम के शख्स को उसने कहीं देखा है, मगर कहाँ कहाँ? कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग जवाब उगलने ही वाला है, बस याद आने ही वाला है। उसे कहाँ देखा था, मगर दिमाग से निकल नहीं पा रही उसकी तस्वीर। उसे बाहर निकालने के प्रयास में वो लगातार अवतार की तरफ देखे जा रहा था, शायद कि इसी तरह कुछ याद आ जाए। जाने क्यों ठकरयाल को यूं एक टक अपनी तरफ देखता पाकर अवतार के चेहरे पर पसीना झिलमिलाने लगा। बोला, ऐसे क्या देख रहे हैं? दिमाग पर जोर डालते हुए ठकरयाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे? घबराहट छुपाने के प्रयास में रोकते रोकते भी उसकी आवाज़ हकला उठी। भला मुझे कहाँ देख लिया आपने? मैं तो मुंबई ही पहली बार आया हूँ। क्या नाम बताया आपने अपना? अवतार। पूरा नाम? हलक में सूखा सा पड़ गया था। अवतार पोद्दार। क्लिक। ठकरयाल के दिमागी कैमरे का फ्लैश चमका और पलक झपकते ही याद आ गया कि वो कौन है।
याद आते ही बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी ठकरयाल के दिमाग में। बुरी तरह चौंका था वो। देवांश, हलक से गुर्राहट सी निकली थी। उसके अंदाज पर चौंकते हुए देवांश ने कहा, क्या हुआ? बैठक का मेन गेट बंद कर दो। मतलब? सवाल नहीं, जो कहा है वो करो। ठकरयाल की नजर अवतार पर ही थी। देवांश उठा, सस्पेंस में फंसा दरवाजे की तरफ बढ़ा। अवतार के चेहरे पर घबराहट के चिन्ह उभरने लगे थे। थूक निकलते हुए उसने कहा, आप मुझे वकील चंद से मिलाने वाले थे? मिलाता हूं, सबसे मिला दूंगा मैं तुम्हें। देवांश दरवाजे के नजदीक पहुंच चुका था और बैठक में मानो बिजली कौंधी। दिव्या के हलक से तो चीख ही निकल गई। अवतार छलावे की सी फुर्ती के साथ उछल कर खड़ा हो गया था। न केवल खड़ा हो गया था, बल्कि शर्ट और जीन्स के बीच में से रिवॉल्वर भी निकाल चुका था। उसके हाथ में रिवॉल्वर की केवल एक झलक नजर आई। अदरक जैसे शख्स की टांग अवतार से भी कहीं ज्यादा फुर्ती के साथ चली। भारी बूट की ठोकर रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी थी। रिवॉल्वर अवतार के हाथ से निकलकर बैठक की एक दीवार से जा टकराया, फर्श पर गिरा। अवतार ने ठकरयाल पर जंप लगानी चाही, मगर उसी पल ठकरयाल के हाथ में उसका सर्विस रिवॉल्वर नजर आया। हिले तो भून कर रख दूंगा। ठकरयाल की गुर्राहट बैठक कक्ष को थर्रा गई। अवतार जहां का तहां ठिठक गया, मानो अचानक खिलौने में भरी चाबी खत्म हो गई थी। चेहरे पर उत्तेजना के भाव लिए वो ठकरयाल की तरफ देखता रह गया। ठकरयाल के चेहरे पर अजीब से भाव थे। होठों पर सफलता की मुस्कान थी। दिव्या डरी हुई थी। हैरत से मुंह फटा हुआ था उसका। बंद दरवाजे के नजदीक खड़े देवांश की हालत भी कुछ वैसी ही थी। दोनों में से किसी की भी समझ में नहीं आया कि पलक झपकते ही क्या से क्या हो गया था। सचमुच जो भी हुआ, पलक झपकते ही हुआ था। अपने रिवॉल्वर को लहराते हुए ठकरयाल ने कहा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? अवतार पोद्दार। पोद्दार नहीं, गिल। अवतार गिल। अवतार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। ठीक पहचाना मैंने। वो चुप रहा। जीन्स घिसी हुई पहनते हो, शर्ट फटी हुई, जूते भी लद्दड़, मगर रिवॉल्वर वो रखते हो जिसकी कीमत आज बाजार में 3 लाख है। ठकरयाल ने एक नज़र फर्श पर पड़े उसके रिवॉल्वर पर डालते हुए कहा, स्मिथ एंड बेसन कंपनी का बना .35 रिवॉल्वर। अवतार अब भी चुप रहा। क्या सोचा था तुमने कि तुम अगर पगड़ी बांधनी छोड़ दोगे, दाढ़ी कटवा लोगे और बालों को एक फटीचर आदमी की तरह बिखेर लोगे तो दुनिया का कोई भी पुलिस वाला तुम्हें पहचान नहीं सकेगा? नहीं मिस्टर गिल, दुनिया का हर पुलिस वाला तुम्हारे बदले हुए हुलिये से धोखा नहीं खा सकता। जयपुर के स्टेट बैंक में पड़ी 65 लाख की डकैती के एकमात्र फरार मुजरिम की फोटो पूरे बायोडेटा के साथ हिंदुस्तान की हर थाने में मौजूद है। बैंक रॉबरी? देवांश चौंक पड़ा। बैंक रॉबरी का मुजरिम है ये तो कह रहा था कि कलकत्ता के होटल में मैनेजर था। होटल कॉलगर्ल्स रैकेट चलाने के जुर्म में बंद हो गया और वो तो पुरानी बात हो गई देवांश। उसके बाद तो उससे कई गुना ज्यादा बड़े कारनामे को अंजाम दे चुका है ये। दीवाना है ये दौलत का। बनारस में एक बूढ़े दंपत्ति की हत्या की, उसकी तिजोरी खंगाली, मगर हाथ कुछ नहीं लगा बेचारे के। अपना सब कुछ वो बूढ़ा बैंक लॉकर में रखता था। अब खुलकर बोला गिल, अगर तुम्हें इतना सब मालूम है तो ये भी मालूम होगा कि बैंक रॉबरी के 65 लाख में से मेरे हाथ फूटी कौड़ी नहीं लग सकी। उस काम में मेरे 3 साथी थे, तीनों पकड़े गए, पूरे 65 लाख के साथ। बस इतना ही हाथ लगा मेरे कि अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका हूं। ठकरयाल ने बड़ी अजीब मुस्कान के साथ कहा, मैं क्या नजर आता हूं तुम्हें? वो चुप रह गया। जवाब दो मिस्टर अवतार गिल। मैं तुमसे एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूं। एकांत से मतलब? उसने दिव्या और देवांश की तरफ इशारा करके साफ कहा। ओके। गिल के होठों पर मुस्कान रेंगी। उसके होठों पर जिसकी तरफ देखते हुए दिव्या और देवांश हैरत और खौफ के झूले पर झूल रहे थे कि भेद खुलने से पहले वो कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि ये शख्स, फटीचल सा नजर आने वाला ये शख्स इतना खतरनाक मुजरिम होगा। हत्यारा, बैंक लुटेरा और मोस्ट वांटेड। अंदर चलो,
ठकरियाल ने रिवॉल्वर लहराते हुए कहा। वो बैठक के एक छोटे से गेट की तरफ मुड़ा। इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? देवांश ने कुछ कहना चाहा। ये भैया का दोस्त। ठकरियाल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया देवांश ने। ठकरियाल ने रिवॉल्वर की नाल गिल की पीठ से सटा दी और हुक्म सा दिया, चलो। वो दोनों दरवाज़ा क्रॉस कर गए। दिव्या और देवांश की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लॉबी में पहुंचकर ठकरियाल ने कहा, कहो, क्या बातें करना चाहते थे एकांत में? जब मैं इस कदर फंस जाता हूं, जिस कदर इस वक्त तुम्हारे चंगुल में फंसा पड़ा हूं, तो बचाव का एक और केवल एक ही रास्ता नजर आता है मुझे। कौन सा रास्ता? वो जिसे फ्लॉप होते मैंने कभी नहीं देखा। जो कहना है साफ साफ कहो। गिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम मेरे राज को राज रखो, गिरफ्तार करने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकता हूं। क्या सोचकर दे रहे हो तुम ये ऑफर कि मैं बिकाऊ होऊंगा? ठकरियाल गुर्राया। उसने अपने एक एक शब्द पर जोर दिया। मैं मुंह मांगी रकम की बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर। तो अपने लंबे आपराधिक जीवन में मैंने ऐसा एक भी पुलिसिया नहीं देखा जो बिकाऊ न हो। ये अलग बात है कि कोई कौड़ी में बिकता है तो कोई करोड़ों में। जो जितना कड़क है, जितना ज्यादा ईमानदार नजर आता है, उतने ही ज्यादा में बिकता है। ये भी मत समझो कि मुझे पहचानने वाले तुम पहले पुलिसिये हो। पहले भी कई बार कई पुलिसिये इस तरह मुझे पहचान चुके हैं, मगर मैं कभी जेल नहीं गया। मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाता है, जैसे तुम इस वक्त करना चाहते हो। जो कर रहा हूं पिछले अनुभवों के आधार पर ही कर रहा हूं। इस बार तुम जरा दूसरे किस्म के पुलिसिये की लपेटे में आ गए हो, ठकरियाल ने कहा। यानी तुम सौदा नहीं करोगे, जेल भेजकर मानोगे मुझे? अगर कहूं हां तो? मर्जी तुम्हारी। अवतार ने लापरवाही के साथ अपने दोनों कंधे उचका दिए। तो कर लो वही जो चाहते हो, मगर सोचो, मिल क्या जाएगा तुम्हें? 26 जनवरी पर मेडल तो पहना नहीं देगी सरकार। पहना भी दिया तो किस काम आएगा मेडल तुम्हारे? और क्या बिगड़ जाएगा मेरा? तुम नहीं लोगे तो इस शहर के एक मजिस्ट्रेट जैसा कोई दूसरा मजिस्ट्रेट ले लेगा। जेल तो मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। ऐसी फटीचर हालत में तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? पुलिस रिकॉर्ड में केवल वो कारनामे दर्ज हैं जिनमें मैं नाकामयाब हो गया, वो नहीं जिनमें कामयाब हुआ हूं। तुम जैसे पुलिस इंस्पेक्टर का पेट भरने लायक रकम तो मैं जब चाहे जहां से चाहे पैदा कर सकता हूं। यानी जेब में नहीं है, कमा कर दोगे तुम मेरी मुंह मांगी रकम। तुम्हें एतराज है? मुंबई में अपने दोस्त की मौत का मातम मनाने आए हो या कमाने? सौदा मंजूर हो तो बताऊं। मतलब? सबसे पहला सवाल यह है कि हमारे बीच सौदा हो सकता है या नहीं। 50 लाख, ठकरियाल ने एक झटके से कह दिया। डन। मैंने कहा था ना, सब बिकते हैं। कब मिलेंगे? कब चाहिए? 10 दिन के अंदर। 9वें दिन मिल जाएंगे। गारंटी? मतलब 10 दिन तुम्हें खुला छोड़ना पड़ेगा। इस बीच फरार हो गए तो किसकी माँ को माँ कहूँगा? बायोडाटा पढ़ा है मेरा? पढ़ा है, अब भी थाने में है। उसमें यह नहीं लिखा कि गिल वादे का पक्का है? लिखा है। तुम्हारे जितने भी साथी अभी तक पकड़े गए हैं, सब ने पुलिस को एक ही बयान दिया है। जुबान के तुम बहुत पाबंद हो, एक बार जो कह देते हो उसे पूरा करते हो। इसके बावजूद तुम गारंटी चाहते हो। ये वादे तुमने अपने अपराधी साथियों से किए थे। बेहिचक कह दिया पट्टे ने। रिश्वतखोर पुलिसिया क्या अपराधी नहीं होता? सक पकाकर रह गया ठकरियाल। बुरा मत मानना दोस्त, थोड़ा मुंहफट भी हूं। पुलिस के पास मौजूद बायोडाटा में ये बात नहीं लिखी। अवतार गिल अब निश्चिंत और मस्त नजर आ रहा था। वैसे भी जुबान की कीमत आजकल केवल क्राइम की दुनिया में ही रह गई है। दूसरी बात, तुम पुलिस वाले हो, मैं वांटेड मुजरिम। चोली दामन जैसा साथ होता है दोनों का। तुमसे पंगा लेकर भला नहीं हो सकता मेरा। हाँ, दोस्ती के फायदे ही फायदे हैं, आज भी और भविष्य में भी।
इसीलिए 50 लाख देकर तुम्हारी और अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहूंगा। यही सब सोचकर सौदा किया है। सौदा तो हो चुका। अब बताओ, तुम किस काम से आए हो मुंबई? अजीब रहस्यमय स्वर में गिल ने पूछा। बता दूं? जब दोस्ती हो ही गई है तो बताने में क्या हर्ज है? गिल ने एक नज़र बैठक कक्ष के दरवाजे पर डाली। ठकरयाल उसे लॉबी की तरफ से बंद कराया था। खुला भी होता तो वो दूर थे, यहाँ की आवाज़ें वहाँ नहीं सुनी जा सकती थीं। इसके बावजूद फुसफुसाकर बहुत ही धीमे स्वर में गिल ने कहा, मैं यहाँ राजदान की दौलत पर हाथ साफ करने आया हूँ। क्या? चीख सी निकल गई ठकरयाल के हलक से। बहुत ही जबरदस्त झटका लगा उसे, इतना तगड़ा कि वो कुछ कह न सका। आंखें और मुंह फाड़े केवल देखता रह गया। गिल ने कहा, अचानक तुम्हें मेरे सिर पर सींग नजर आने लगे हैं क्या? बड़ी ही अजीब बात कही तुमने। भला ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कब आया? ख्याल का क्या है, वो साला तो अखबार पढ़कर ही आ सकता है। अवतार गिल कहता चला गया। जब पढ़ा कि राजदान इतना अमीर आदमी था तो सोचा खूब तरक्की की साले ने। बचपन में तो बहुत ही गरीब फैमिली से था। ऐसे धन कुबेरों की तो हमेशा से तलाश है मुझे। अपना यार ही निकल आया, वो भी वो जो मर चुका है। बस चल पड़ा ये सोचकर मुंबई की तरफ कि देखें क्या जुगाड़ भिड़ सकता है। यानी तुम्हारे दिमाग में कोई निश्चित योजना नहीं है? यहाँ पहुंचने से पहले नहीं थी, केवल यही सोचकर चल पड़ा था कि वहां पहुंचकर ही संभावनाएं तलाश करूंगा कि क्या हो सकता है। मगर यहाँ पहुंचने के बाद संभावना तलाशने में ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े। रास्ता एक तरह से मेरे सामने खुला पड़ा है। मैं समझा नहीं। बायोडेटा में लिखी मेरी एक और खूबी को याद करो। कौन सी खूबी? अवतार गिल खूबसूरत लड़कियों का रसिया है, माहिर है उन्हें पटाने में। पुलिस वालों को खास हिदायत दी गई है, गिल किसी खूबसूरत लड़की के आसपास हो सकता है। तो यार की घरवाली लड़की न सही, औरत सही, मगर है लाखों लड़कियों से खूबसूरत, वैसी जिसे देखकर किसी शायर ने औरत को हूर की परी कहा होगा। क्या रंग है, एकदम पके सेब जैसा। क्या रस भरे होठ हैं। सच कहूँ इंस्पेक्टर, लाखों लड़कियां देखी हैं, मगर इतनी बड़ी बड़ी आंखें किसी की नहीं देखी। जब वो पलकें झुकाती है तो लगता है सीप ने मोतियों को छुपा लिया है। उसके तन पर मुझे सफ़ेद धोती और ब्लाउज बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कल्पनाओं में जबकि दिव्या उभरी जब राजदान जिंदा होगा। लिपस्टिक लगाने के बाद अंगारे नजर आते होंगे उसके होंठ। माथे पर लगी सुर्ख बिंदी ऐसी लगती होगी जैसे पूरब से उदय होता सूरज। वाह, बहुत ही बुलंद नसीब पाया था मेरे जालिम दोस्त ने। चारों तरफ दौलत का भंडार और बगल में हूर की परी। तुम तो मतलब की बातें छोड़कर उसकी सुंदरता के वर्णन में खो गए। मतलब की बातें अवतार गिल के दिलो दिमाग से न कभी पहले निकली हैं न आगे निकलेंगी, लेकिन वो है ही ऐसी ऐसी कि मुझे लगता है पहली बार किसी से सच्ची मोहब्बत हो रही है मुझे। रश्क हो रहा है राजदान के भाग्य से, मगर अब कैसा रश्क, वो तो रहा नहीं। उसके भाग्य को मैं अपना भाग्य बना सकता हूँ। गिल, ठकरयाल गुर्राया, कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? वाकई लग तो मुझे भी रहा है ऐसा ऐसा कि जीवन में पहली बार मैं किसी औरत को देखकर पागल हुआ हूँ। बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, जिससे चाहा उसे पाया है, मगर इस कदर पागल कोई नहीं कर सकी। जी चाहता है कि उसे अपनी पत्नी बना लूं। ऐसे कब तक भटकता रहूंगा? ठहराव तो आना ही चाहिए कहीं। अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। फिर यही क्यों नहीं, दिव्या ही क्यों नहीं? रहने के लिए ये विला ही कौन सा बुरा है? तुम एक वांटेड मुजरिम हो, तो यहाँ बसने का ख्याल किया तो धरे जाओगे। इंस्पेक्टर, गिल ने बुरा सा मुंह बनाया, तुम तो यार मेरा नशा ही उतारने पर लग गए। जरूरी भी यही है। नहीं, जो नशा दिव्या को देखकर मुझे चढ़ गया है उसे उतारने के पक्ष में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। होश संभालने के बाद से दो ही चीज़ों का रसिया पाया है मैंने खुद को, दौलत और औरत। दोनों चीज़ें हैं यहाँ, बेशुमार दौलत और अनमोल औरत।
अपने ऊपर पूरा विश्वास है मुझे। बहुत जल्दी मैं दिव्या को शीशे में उतार लूंगा। वैसे भी अभी उम्र ही क्या है बेचारी की। पक जाती तो शायद मेरे जैसे किसी शख्स के झांसे में नहीं आती। मगर ये भी ठीक ही कहा है तुमने। वांटेड आदमी हूं मैं। इंडियन पुलिस मुझे चैन से रहने नहीं देगी, जबकि चैन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी मुझे दिव्या के साथ। करना यह पड़ेगा कि यहां से सब कुछ समेट समाट कर उसके साथ कहीं विदेश जा बसूं। अपना पूरा प्लान तुम एक पुलिसिये को बता रहे हो? पुलिसिया कहाँ, अब तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं हम। वैसे भी मेरी क्राइम लाइफ का एक्सपीरियंस है। वारदात छोटी हो या बड़ी, जिस थाना क्षेत्र में करो उसके थानेदार को दोस्त जरूर बना लो, सारे खतरे टल जाते हैं, समस्याएं ही सॉल्व हो जाती हैं। 50 लाख का वादा तो कर ही चुका हूं। वो केवल मुझे जेल न भेजने के लिए मिलेंगे। रही उस काम की बात जिसके लिए मैंने तुमसे अभी अभी डिस्कशन किया है, उसके निर्विघ्न होने देने की फीस अलग से मिलेगी, मुंह मांगी। राजदान के खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं है। मन ही मन हंसा ठकरियाल। जी चाहा कि कहे, भ्रम नामक गैस से भरी किस हवा में उड़ रहे हो अवतार प्यारे। 5 करोड़ की पॉलिसी के अलावा कुछ नहीं है दिव्या के पल्ले में। बाकी सब गिरवी पड़ा है, ये विला भी। और जैसा जाल राजदान ने बिछा दिया है, उसके रहते 5 करोड़ तक पहुंचना भी एवरेस्ट पर चढ़ने से कहीं ज्यादा कठिन है। मगर ये सब उसने कहा नहीं। इससे तो एक ही झटके में गिल का सारा नशा काफूर हो जाता। और नशा काफूर होने का मतलब था उसके अपने प्लान पर पानी फिर जाना। दरअसल उसके दिमाग में गिल का बेहतरीन यूज आ चुका था। अब उसने उसे परखने वाले सवाल शुरू किए। अगर दिव्या इतनी धनवान नहीं होती तो क्या तुम तब भी उसे? ऐसी कल्पना तक मेरा जायका खराब कर देती है इंस्पेक्टर। एक सवाल पूछ रहा हूं, बगैर दौलत की चाशनी में लिपटी औरत भी कोई औरत होती है? ठकरियाल मुस्कुराया। अभी तो तुम दिव्या के सौंदर्य के कसीदे पढ़ रहे थे, झूठी तारीफ नहीं कर रहा था। फिर क्या? छोड़ता तो मैं उसे वैसे भी नहीं, चीज है ही इस लायक। बस घंटी बजाकर गले में टांगने के विचार को कैंसिल कर देता। एक बात और पूछूं? दोस्त बन गए हो चाहे जितनी बातें पूछो। राजदान तुम्हारे बचपन का दोस्त है और दिव्या उसकी बीवी है। सुना है सब धोखा दे सकते हैं, पर बचपन के दोस्त धोखा नहीं दे सकते। सरकारी गजट में लिखी है ये बात। मतलब? मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ये कि यार के माल और बीवी पर हाथ साफ करने में क्या मुझे जरा भी हिचक नहीं होगी? जवाब बहुत साफ है। एक बार फिर थाने जाकर मेरा बायोडाटा को पढ़ो। अवतार गिल को क्राइम की दुनिया में आना ही इसीलिए पड़ा क्योंकि उसके बड़े उस भाई ने सारी पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया था। उस भाई ने जिसे वो देवता की तरह पूजा करता था। एक कानी पाई तक नहीं दी थी उसने मुझे। सर्वेंट क्वार्टर तक में उतनी जगह नहीं थी जिसमें उकड़ू होकर कुत्ते के बच्चे की तरह पड़ा रहता। भाई भाभी और उनके बच्चे ने धक्के देकर निकाल दिया था महल जैसे घर से। कहते कहते भावुक हो गया था गिल और चेहरा भवकने लगा था। उस वक्त किसके पास नहीं गया था मैं मदद के लिए? सबने दुत्कार दिया। उस घटना ने मुझे बताया, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, दोस्त, दुनिया का कोई भी रिश्ता वास्तव में अपना नहीं होता। जो इस भंवर जाल में फंसकर जीता है वो मेरी तरह धोखा खाता है। सब साले अपने अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जहां स्वार्थ टकराए सब बिखर जाता है। ऐसी लाइफ से गुजरा है अवतार गिल। और उस अवतार गिल से तुम एक बेवकूफाना सवाल पूछने वाले थे। अरे काहे का बचपन, काहे की दोस्ती, सब दौलत के दीवाने हैं। अपनों की ठोकरों ने भी मुझे भी वही बना दिया है। कोई संवेदना जिंदा नहीं है मेरे अंदर। अच्छा है राजदान मर चुका है। अगर मुझे पहले उसके जिंदा रहते पता लग जाता उसके पास इतनी दौलत और ऐसी खूबसूरत बीवी है, तो क्यों बैंक में डाका डालता, क्यों कॉल गर्ल्स रैकेट चलाने जैसा काम करता? सीधा यही ना आ जाता, दिव्या को शीशे में उतारता, राजदान का मर्डर करता और जा बैठता उस पायदान पर जहां राजदान बैठा था। मगर जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब उसका पायदान कब्जाने के लिए अपने हाथ खून से नहीं रंगने पड़ेंगे मुझे।
कब से सोच रहा था छोटी मोटी चोरियों से पीछा छूटे, कोई बड़ा दाव हाथ लगे ताकि चैन से जी सकूं। ठीक ही कहा है किसी ने, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। यहाँ पहुंचने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा दाव मेरा इंतजार कर रहा है। ये सब कहते वक्त अवतार गिल की जो हालत हो गई थी, उसने ठकरियाल के दिमाग में खुशियों के अनार भर दिए। ऐसा लगा था जैसे अनजाने में वो गिल की दुखती रग पर हाथ रख बैठा था। किसी अनजान शख्सियत की इस बात पर आज उसे विश्वास हो गया कि हर आदमी की कोई न कोई दुखती रग जरूर होती है। उधर अवतार खुद को भावुकता के भंवर से निकालने की कोशिश कर रहा था। इधर ठकरियाल को विश्वास हो चला कि गिल के जरिए वो पूरी तरह बेकाबू हो चले हालात पर काबू पा सकता है। सारी योजना को अपने दिमाग में घुमाते हुए उसने गिल से कहा, मैं तुम्हें वकील चंद से नहीं, भट्टाचार्य और अखिलेश से भी मिला सकता हूं। ओह, सभी पधारे हुए हैं। भट्टाचार्य तो पहले से ही राजदान के टच में था, वही देखभाल कर रहा था उसकी। देखभाल से मतलब? डॉक्टर है ना वो। अरे वाह, पट्टा तो डॉक्टर बन गया, होशियार था पढ़ने में। अखिलेश राजदान की हत्या की खबर सुनकर आया है। वो क्या है आजकल? ठकरियाल ने बता दिया। सुनने के बाद अवतार बोला, एक धन कुबेर बन गया था, दूसरा डॉक्टर, तीसरा वकील और चौथा जासूस। एक साला मैं ही रह गया फद्दड़ का फद्दड़। अखिलेश से तुम्हें सावधान रहना होगा। कारण? अपने पेशे से कोई समझौता नहीं करता वो। अगर उसे पता लग गया कि तुम कितने बड़े क्रिमिनल बन चुके हो तो वो बचपन की दोस्ती का भी कोई लिहाज नहीं करेगा। ताक पर रख देगा उसे और तुम्हारे टैटुए से पकड़कर कानून के हवाले कर देगा। गले में ढोल बजाकर सड़कों पर चिल्लाता नहीं फिरता कि मैं क्रिमिनल हूं। बताना अपना फर्ज समझा है कि कहीं तुम बचपन की दोस्ती के बहाव में बहकर। बता चुका हूं इंस्पेक्टर, ऐसे बहावों में बहने से मैंने उसी दिन तौबा कर ली थी जिस दिन मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाला था। हाँ, एक और सनक सवार है अखिलेश के दिमाग पर। वो क्या? उसे लगता है कि राजदान का हत्यारा बबलू नहीं है, री इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो। ओके, बेस, ठकरियाल ने बता दिया। सुनकर रोमांचित सा हो उठा अवतार, आंखों से दिलचस्पियां झांक रही थीं। बबलू द्वारा राजदान की हत्या का सीधा साधा नजर आने वाला ये मामला तो तुम्हारे बताने के बाद अचानक रहस्यमय मोड़ ले गया है। साबित होता कि राजदान धन कुबेर ही नहीं था, बहुत ही ज्यादा घिसा हुआ था। मरने से पहले ही अखिलेश को लेटर लिख दिया था पट्टे ने। उसे मालूम था कब, कौन, क्यों और कैसे उसका मर्डर करेगा, और उसने करवा लिया। मर्डर करवा लिया अपना। जीते जी अपने हत्यारों का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि रोका तक नहीं, मर जाने दिया खुद को। ये सब सुनकर तो लगता है कि या तो अपने अंतिम समय में राजदान सनक गया था या तो दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक शख्स था वो। क्यों क्यों किया उसने ऐसा? क्यों हो जाने दिया अपना मर्डर? और फिर क्यों उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अखिलेश को नियुक्त कर गया? अखिलेश इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है। करनी ही चाहिए। सवाल तो वाकई दिलचस्प हैं। मुमकिन है कि जवाब इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हो, मगर मुझे इस झमेले से क्या लेना देना। बबलू ने मारा हो या काले चोर ने, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि राजदान अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी बीवी पर लाइन मारी जाए तो वो लाइन पर आ सकती है। तुम्हें भले ही लेना देना ना हो, मगर मुझे है। मतलब? मैंने ये सब तुम्हें एक खास मकसद से बताया है। मकसद स्पष्ट करो। दोस्त होने के नाते अखिलेश तुम्हें ये सब बताएगा, ये भी कि इस दिशा में अब तक वो कितनी प्रगति कर चुका है और आगे क्या सोच रहा है, किस रास्ते पर कदम बढ़ाने वाला है। तुम्हें 24 घंटे उसके साथ रहना है और उसकी हर गतिविधि की रिपोर्ट तुम्हें देनी है। ठकरियाल मुस्कुराया। समझदार हो। पुलिस वालों की ना सबसे गंदी आदत होती है ये। मतलब? 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि कहाँ किस तरह अपना मुखबिर फिट किया जाए। तुम मुखबिर नहीं, उसके साथ रहने वाले मेरे जासूस होगे। एक ही बात है इंस्पेक्टर साहब, एक ही बात होती है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अखिलेश की गतिविधियों पर नजर क्यों रखना चाहते हो?
ताकि उससे पहले मैं केस हल कर सकूं। ओह, समझ गया। प्राइवेट डिटेक्टिव और पुलिस वालों में तो हमेशा लगी रहती है। ऐतराज तो नहीं है तुम्हें कोई? मुझे क्या ऐतराज होगा? अखिलेश तुम्हारा बचपन का यार है। वो बचपन का है जो बीत चुका। तुम ताजे ताजे दोस्त बने हो, फायदेमंद हो। वो साला भला क्या फायदा कर सकता है मेरा, बल्कि जैसा कि तुमने बताया नुकसान ही कर सकता है। और फिर रिश्ता बचपन का हो या एक सेकंड पुराना, केवल और केवल दौलत की गांठ ही बांध कर रख सकती है उसे। वो गांठ तुम्हारे और मेरे बीच बंध चुकी है। तुमसे दोस्ती निभाकर मैं इस विला का मालिक बनने वाला हूं, और मुझसे दोस्ती निभाकर तुम होने वाले हो मालामाल। साथ ही पाने वाले हो दुनिया के सबसे अनोखे केस को अखिलेश से पहले हल करने का तमगा। तो निचोड़ ये निकला इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे दोस्ती निभाने पर मजबूर हैं और मैं आपसे। एक दूसरे को धोखा देने का मतलब होगा दोनों का बंटाधार। ऐसा न तुम चाहोगे और न मैं, सो वही होगा जो चाहते हो। अब सीधे सीधे बताओ, अखिलेश कहाँ मिलेगा? मेरा मोबाइल नंबर नोट करो, ठीक 2 बजे उस पर फ़ोन करना, तब बताऊंगा। ठकरियाल ने बता दिया। ओके, वैसे क्या मैं इस सावधानी की वजह जान सकता हूँ? कौन सी सावधानी? अखिलेश का पता अभी नहीं बता रहे, 2 बजे बताओगे? पता करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो अभी तक जनाब को उसका पता तक मालूम नहीं? ठकरियाल केवल मुस्कुराकर रह गया। अब सवाल रह गया है हुस्न की परी और उसके देवर का। उन्हें क्या पढ़ाओगे तुम? पढ़ाने से मतलब? एक हत्यारे को, बैंक लुटेरे को, वांटेड मुजरिम को तुमने छोड़ क्यों दिया? बड़ी ही अजीब मुस्कान उभरी ठकरियाल के होठों पर। बोला, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई गिल प्यारे कि ठकरियाल तुम्हें छोड़ देने वाला है? क्या मतलब? अवतार बुरी तरह चौंका। क्या इतनी सब बातों के बावजूद तुम? वाक्य पूरा भी न हो सका था अवतार का, उससे पहले ही ठकरियाल के रिवॉल्वर की मूठ का प्रहार उसकी कनपट्टी पर हुआ। रंग बिरंगे तारे नाच गए अवतार की आंखों के सामने। यूं लड़खड़ाया जैसे कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा पीकर शराबी लड़खड़ाया हो। उसकी आंखों के सामने काली चादर खींचती चली गई। अंत तक गिल की ब्राउन आंखों में आश्चर्य का भाव था, दिमाग में सवाल। सारी बातें तय हो जाने के बावजूद ठकरियाल ने ये किया तो किया क्यों? इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मदारी का अगला भाग।